हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ के बारे में। आप लोगों को ये बात की जानकारी तो होगी कि ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का न्यू सीरीज मैंने स्टार्ट किया अपने यूट्यूब चैनल पे कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स पे, जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, बुल्सआई। ठीक है, तो इसमें क्या टारगेट होगा हमारा कि हमको जो है बोर्ड पेपर के नज़रिए से अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। और ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करना है मुझे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ, और इस टॉपिक को आज के इस लेक्चर में हम लोगों को कंप्लीट फिनिश भी करना है, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया गया। कूलम्ब एक एक्चुअल में साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज हैं, एक चार्ज को Q1 मान लो आप, एक चार्ज को Q2 मान लो, और ये एक दूसरे से अगर स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या माना है कि एक हमारे पास चार्ज Q1 है, एक हमारे पास चार्ज Q2 है, और दोनों चार्जेस में जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है वो बहुत ज़रूरी है। Q1 और Q2 दोनों कैसे चार्ज होने चाहिए, ये स्टैटिक चार्ज होने चाहिए, यानी रुके होने चाहिए, मूव ना करें। और इनके साथ एक प्रॉपर्टी और होनी चाहिए, ये जो है चार्जेस दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब वेरी स्मॉल, माइक्रो में, नैनो में भी हो सकते हैं, बहुत स्मॉल चार्ज होने चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, देखिए मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां पे मैंने अट्रैक्शन या रिपल्शन क्यों नहीं बोला। अट्रैक्शन या रिपल्शन मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि इनकी पोलैरिटी के बारे में अभी हम लोगों को कुछ नहीं पता। कौन सा चार्ज प्लस का है, कौन सा चार्ज माइनस का है, ये हमको कोई जानकारी नहीं। ठीक है, अगर हमको ये इसमें पता होता कि Q1 या Q2 में से कोई कौन सा प्लस का है, कौन सा माइनस का है, क्या दोनों प्लस के या दोनों माइनस के हैं, तभी हम ये क्लियर कर सकते थे कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा। अभी तो हम उसको क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो अभी हम उसको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फोर्स को ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया अट्रैक्शन और रिपल्शन को। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस, is directly proportional to the product of magnitude of both charges, and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट। इसको अच्छे से देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। मैंने क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्यों, देखिए मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है यहाँ पे कि इनकेस अगर Q1 या Q2 में से कोई एक या दोनों नेगेटिव के चार्ज हुए तो हमें नेगेटिव फॉर्मूले में नहीं रखना है, माइनस नहीं रखना है फॉर्मूले में, हमें सिर्फ प्लस की वैल्यू लेना है। अगर ये माइनस में है तो हम माइनस को क्यों हटा रहे हैं, मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं। देखिए माइनस और प्लस जो भी साइन इसके दिए जाएंगे, माइनस का अगर कोई चार्ज होगा तो वो सिर्फ हमें ये बताने के लिए दिया जाएगा कि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच में या फिर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। यानी फाइनली इन शॉर्ट अगर कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगर Q1 Q2 में से कोई एक माइनस का या दोनों माइनस के या प्लस के हैं, जो भी इनके जो साइन वगैरह है, पोलैरिटी वगैरह है, उससे सिर्फ हम जो है इलेक्ट्रिक फोर्स या जो फोर्स होता है उसका हम नेचर पता कर सकते हैं कि अट्रैक्टिव नेचर का है या फिर रिपल्सिव नेचर का है। लेकिन हम मैग्नीट्यूड अगर फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो फिर हम वहां पे चार्जेस का साइन नहीं यूज करेंगे, यानी हमें अगर कोई चार्ज नेगेटिव भी दिया जाएगा तब भी हम उसका मैग्नीट्यूड ही लेंगे।
तो इक्वेशन पहली हमारी जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। ये हो गया Q1 इंटू Q2, ठीक है। इसके बाद बात आती है सेकेंड लाइन जो हमारी है वो क्या है, ये तो हो गया इतना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस r है, तो जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर चार्जेस की बीच की डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे तो लगने वाला फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, और अगर चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को हम घटाएंगे तो लगने वाला फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा। आप लोगों को याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक बुल्सआई सीरीज में मैंने पहला लेक्चर जो आप लोगों को बताया था उसमें मैंने ये बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो इनर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मैंने ये बताया हुआ था। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी डिस्टेंस इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो डिस्टेंस जब ज्यादा होगी तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस पे कम फोर्स लगाएगा, इसलिए वो फ्री हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। और अगर इलेक्ट्रॉन पास में है यानी इनर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब डिस्टेंस कम हो जाएगी तो फिर उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा, इसीलिए उसको बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम बात करते हैं तो ये जो इक्वेशन होती है ये कभी अप्लाई होगी, सिर्फ ये तब अप्लाई हो सकता है जब इन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम कैसा हो, वैक्यूम हो या एयर कह सकते हैं आप, ठीक है। यानी ये दोनों चार्जेस जो है वो कहां पे रखे हुए हैं, एयर या वैक्यूम में रखे हैं। अगर इनके बीच में कोई मीडियम आ गया, मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का कोई मीडियम आ जाएगा, तो इनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी कुछ चेंज हो जाएगा। वो किस तरह से चेंज होगा वो आगे देखेंगे। इन शॉर्ट ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये सिर्फ हम तब लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जब इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या हो, एयर हो या वैक्यूम हो। तो इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमको मिल जाएगा इनको कंबाइन करने से, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बच्चों जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट को यूज करते हैं जिसको बोला जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एज इट इज रहेगा। तो ये फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ का। यानी कूलम्ब्स लॉ से हम अगर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना चाहते हैं किन्हीं दो पॉइंट स्टैटिक चार्जेस के बीच में जिनकी बीच की डिस्टेंस r होगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब बच्चों ये जो वैल्यू है वो तो एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट लोग निकालते हैं, लेकिन ये जो यूनिट है वो तो हम निकाल सकते हैं अपने आसानी से। देखो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अगर यूनिट आपको चाहिए तो आप R स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे और Q1 Q2 इसके अपॉन में आ जाएगा ना। मेरा कहने का मतलब ये है, इसको यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। इससे आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा FR स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। अब यहाँ पे आप देखो F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। F क्या है, फोर्स है, देखो वो न्यूटन लिखा है। R क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है तो वो मीटर स्क्वायर लिखा है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है, ये भी कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को यूनिट मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें एक नया शब्द आया है जिसको आप देख रहे हैं लगातार, एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, देखिए चार्ज को मूव करना है, चार्ज को क्या करना है, मूव करना है, या चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इमिट होना है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट होंगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी। ये सब चीजें आगे बताई जाएगी, आपको परेशान ना हो, अभी तो बस परमिटिविटी का मीनिंग समझा रहा हूं। तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मोशन करने के लिए जो रीजन मिला होगा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से अगर बाहर की तरफ निकल रही हैं या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, तो उनको कोई ना कोई रीजन तो मिला होगा ना मूव करने के लिए, या तो अंदर आएंगे या बाहर जाएंगे, तो कोई रीजन तो होगा। तो उस रीजन ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को या किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परमिशन दी है,
परमिट किया है कि आप मूव कर सकते हैं, कितना फ्री स्पेस आपके पास है आप जिसमें मूव कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी जो है वो परमिट से बना है, यानी परमिशन से बना है। परमिटिविटी किससे बना है? परमिशन से बना है या फिर परमिट से बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम लोग? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये वैल्यू जो है वो कहीं बाहर से नहीं आई है, ये वैल्यू हमेशा इसी से निकालते हैं अपन, क्योंकि 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है 9 इंटू 10⁻9। तो आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बहुत आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखिए 4 पता ही है, पाई की वैल्यू पता होती है, एप्सिलॉन नॉट हमें पता करना है और सामने ये लिखा है तो आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, याद है। अब आप लोग देख रहे हो कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो इसमें अपॉन में है, तो अगर इस पूरे का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट अपॉन में है। हो जाएगा कि नहीं? तो इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, ठीक है ना। तो ये होता है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ को हम एक बार फिर से क्या लिख सकते हैं? 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास, इसको हम क्या बोल देंगे? कूलम्स लॉ। क्लियर हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई किया जा सकता है जब दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम कैसा हो? एयर हो या फिर वैक्यूम हो। इन केस अगर दोनों चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट रख दी जाए, जैसे वैक्स रख दी जाए, वुड रख दी जाए, पेपर रख दिया जाए, पानी भर दिया जाए, ऑयल भर दिया जाए, तो इस सिचुएशन में जो लगने वाला इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। पहले आप लोग इतना नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपको ठीक लगे, उचित लगे, अपने हिसाब से आप विचार अपने बना लीजिए। नहीं तो पहले आप लोग इतना कंप्लीट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलो फिर इसको हटा दिया जाए, हटा दिया जाए इसको। चलो इसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम आ जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा। यहां पे चार्ज कौन सा था? हमारा Q1 चार्ज था। तो अगर दोनों चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम होगा तो उस सिचुएशन में तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब लगा सकते हैं जब एयर हो या वैक्यूम हो, तो इसको FA मान लेते हैं। ए मतलब एयर। अब अगर दोनों चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट का मीडियम आ जाए तो क्या लिख सकते हैं? इफ एनी मीडियम, इफ एनी डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट, इफ एनी डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, if any dielectric object of dielectric constant K were inserted between the charges, was inserted between the charges, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? F मीडियम, M मीन्स क्या होता है यहाँ पे? मीडियम। तो F मीडियम को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट के साथ एक चीज और अटैच हो जाती है जिसको हम क्या बोल देते हैं? K बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? K। K का मतलब क्या है? यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। K का मतलब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन से हमको कंपेयर करना है। कंपेयर हमें करने का मतलब क्या है? हमें यह पता करना है कि जब दोनों चार्जेस के बीच में एयर थी और जब दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम आ गया तो किस सिचुएशन में दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा है या किस सिचुएशन में कम है। तो वो जब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे आपस में तो उससे हमें वो क्लियर हो जाएगा कि नहीं? तो क्या मिल जाएगा? अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड कर देंगे तो इस सिचुएशन में हमको मिलेगा FA अपॉन FM। देखिए डिवाइड करने से ही कंपैरिजन होता है ना। तो यहां पे है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये पूरी चीज देखिए इससे कैंसिल हो जाएगी, Q1 से ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा 1/K जाएगा सबसे ऊपर। तो हम लिख सकते हैं FA अपॉन FM इज इक्वल टू K।
और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, एफ एम इज इक्वल टू एफ ए अपॉन के। क्या लिख सकते हैं, एफ एम इज इक्वल टू एफ ए अपॉन के। मीडियम, दोनों चार्जेस के बीच में जब कोई मीडियम आ गया तो जो लगने वाला फोर्स है वो एयर के रिस्पेक्ट में कम हो गया, क्योंकि ये के का हो गया डिवाइड। जैसे आप लोग मान लें कि अगर जब दोनों चार्जेस के बीच में एयर थी, उस सिचुएशन में लगने वाला फोर्स मान लीजिए 100 न्यूटन है। जब दोनों चार्जेस के बीच में एयर वैक्यूम थी, उस सिचुएशन में दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मान लिया 100 न्यूटन है, ठीक है। और अगर मान लें कि हमने कोई डायलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट रख दी जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 10 है। कितना है, 10। तो अब आपसे पूछा गया कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स बताइए कितना हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ एम इज इक्वल टू एफ ए अपॉन के, ऐसे लिखोगे। तो एफ एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100 है, और के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है। ये 10 से कैंसिल हो गया, तो लगने वाला जो फोर्स है वो देखिए आप सिर्फ 10 न्यूटन का बचा है। पहले जब एयर थी तब फोर्स कितना था, 100 न्यूटन का था। जब डायलेक्ट्रिक मीडियम आ गया तो लगने वाला फोर्स क्या हो गया, 10 न्यूटन बचा है। तो लगने वाला जो फोर्स होता है दोनों चार्जेस के बीच में, वो मीडियम के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो के का क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। आप लोग वीडियो को अपने स्तर पे शेयर करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होगा वो एयर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। के का डिवाइड हो रहा है ना, इस वजह से वो फोर्स जो है, वो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात क्लियर हो गई इतनी। तो ये होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ, और जिसको हम लोगों ने पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है कूलम्ब्स लॉ पे, जो भी बेस लेक्चर था, ठीक है। अब जो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म होता है, कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो को अच्छे से शेयर करते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।